हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं दोस्तों अनअकैडमी। और अनअकैडमी पे जो आज आपका टॉपिक है वो है दोस्तों साइटोकाइनिन। और दोस्तों साइटोकाइनिन के इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपसे केवल और केवल साइटोकाइनिन की डिस्कवरी के बारे में बात करना चाहूँगा। तो अगर आपको ये चीज़ें पता हैं, जिनका एग्जामिनेशंस हैं वो जाकर के एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करें। और जो 11th या 12th के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वो भी वीडियो को पूरा देखेंगे। दोस्तों कहने को तो ये वीडियो एक डिस्कवरी वीडियो है, लेकिन इसके अंतर्गत मैं थोड़ी सी चीज़ों को साइटोकाइनिन के इन्हेंस भी करूँगा और बताऊँगा आपको कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें। दोस्तों साइटोकाइनिन की बात की जाए तो साइटोकाइनिन बिल्कुल एंटागोनिस्टिक होता है। जैसे कि अगर ऑक्सीजन है वो जिस प्लेस पे करता है, जस्ट उसके अपोजिट प्लेस पे जो है हमारा साइटोकाइनिन रिस्पॉन्स करता है। तो ये जो साइटोकाइनिन होता है ये जनरली हमारे ऑक्सीजन हार्मोन्स का एंटागोनिस्टिक। आपका तो ऑक्सीजन हार्मोन्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो वो प्रीवियस वीडियो पड़ा हुआ है, आप जा करके देख सकते हो। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसके डिस्कवरी पे, तो जो लिखा हुआ है, इन 1931 एन ऑस्ट्रियन प्लांट फिजियोलॉजिस्ट जी हैबरलैंड डिस्कवर दैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फ्लोएम टिश्यू। तो सबसे पहले इन्होंने फ्लोएम टिश्यू में जो है इस सब्सटेंसेस को रिकॉर्ड किया इस फिजियोलॉजिस्ट ने, एंड कुड कॉज सेल डिवीज़न इन पैरेन्काइमा सेल, जो कि क्या करती थी, जनरली सेल डिवीज़न करती थी हमारे पैरेन्काइमेटस सेल में, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन करता था। ठीक है, ऑक्सीजन भी क्या करता था, मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती थी हमारी उनमें सेल डिवीज़न का काम करता था। सेम टू सेम उसी तरीके से ये भी हमारे सेल डिवीज़न का काम करते थे। पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ वाउंडेड पोटैटो, और ये चीज़ इन्होंने किस में डिस्कवर किया, पोटैटो में डिस्कवर किया। दिस वॉज द फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेज दैट स्टिम्युलेट साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो इसीलिए जो है बाद में इसको जब सब्सटेंसेस को जो है और आइडेंटिफाई किया गया, स्टिमुलेट साइटोकाइनेसिस। और ये क्या करता था, जो साइटोकाइनिन था ये जनरली सेल डिवीज़न के साइटोकाइनेसिस स्टेज को जो है वो प्रमोट करता था। ठीक है, स्टिमुलेट करता था, इंड्यूस करता था, तो इसीलिए इसका नाम जो है वो दोस्तों साइटोकाइनिन रखा गया। तो अब मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। दोस्तों सेल डिवीज़न में जो साइटोकाइनेसिस होती है उसमें पता है कि हमारी जो सेल हैं वो क्या करती हैं, डिवाइड, मतलब साइटोकाइन जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है, तो उसी कंडीशन में ये क्या करती थी, उस प्रोसीजर्स को प्रमोट करती थी, इसीलिए इनका नाम साइटोकाइनिन पड़ गया। तो यहाँ पे दो बातें ध्यान में रखने वाली हैं, एक तो हमारे साइंटिस्ट का नाम बहुत ध्यान में रखने वाला है, दूसरी बात दोस्तों जो एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट है किस में रिकॉर्ड किया गया ये, और लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो क्यों इसे साइटोकाइनिन नाम दिया गया। तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप इसके लिए बिल्कुल भी तैयार रहेंगे। और दोस्तों एक बात और, टॉप 15 क्वेश्चन जब तक एग्जामिनेशंस नहीं है तो बहुत तेज़ी के साथ में आएंगे, 5-5, 6-6, 10-10 लेसन्स जो हैं ऐड होंगे, तो आप उन वीडियोस को जो है देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो उसके लिए अगर आप पाना चाहते हो अपडेट तो फॉलो कर दीजिए, ताकि आप तुरंत खट्ट से अपडेट पा जाओ। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इसी सेम टू सेम है, मतलब और जो साइंटिस्ट ने किस रूप में साइटोकाइनिन को आइसोलेट किया, बात उसकी करते हैं। दोस्तों अगर बात करेंगे ऑक्सीजन की, जिब्रेलिक एसिड की, तो उसमें मैंने क्या किया था कि फ्लो चार्ट बना दिया था, लेकिन यहाँ पे मैं फ्लो चार्ट को छोड़ करके बता रहा हूँ क्योंकि कोई इनका बहुत ही बड़ा आइडेंटिफिकेशन आइसोलेशन नहीं था। केवल हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ में जाननी है वो जाननी है इनके डिस्कवरी के बारे में और आइसोलेशन के बारे में। तो साइटोकाइनिन की अगर मैं बात करूँ तो इन 1940 में क्या हुआ कि 1940 में हमारे जे वॉन ओवरबीक, ठीक है, जे वॉन ओवरबीक आए और इन्होंने रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ साइटोकाइनिन इन कोकोनट मिल्क, और इन्होंने कोकोनट मिल्क के अंदर जो है जनरली रिपोर्ट किया साइटोकाइनिन को। इन 1954 स्टडी इन्हेंस हो रही थी, साइंटिस्ट जो है लगातार स्टडी को अपने तरफ से अपने अपने अंदाज से कर रहे थे। तो 1954 में क्या हुआ, मिलर जी आए, C.O. मिलर फाउंड दैट द ईज्ड DNA फ्रॉम स्पर्म स्टिमुलेट सेल डिवीजन इन पिथ सेल्स। इन्होंने क्या किया कि कुछ DNA रिकॉर्ड किए जो कि क्या करते थे, DNA फ्रॉम स्पर्म स्टिमुलेट सेल डिवीज़न, वो क्या करते थे, सेल डिवीजन्स को प्रमोट करते थे इन पिथ सेल में, फ्रॉम द टोबैको टिश्यू कल्चर। अगेन क्या हुआ दोस्तों कि इन्होंने स्पर्म सेल स्टिमुलेट्स सेल डिवीज़न, ठीक है, जो स्पर्म सेल्स हुआ करते थे वो जनरली क्या, DNA फ्रॉम स्पर्म स्टिमुलेट्स हो गया, स्पर्म स्टिमुलेट सेल डिवीज़न इन पिथ सेल्स। क्या किया कि पिथ सेल्स जो थे वो जनरली वहाँ पे सेल डिवीज़न को स्टिमुलेट कर रहे थे फ्रॉम टोबैको टिश्यू कल्चर, टोबैको के टिश्यू कल्चर में। एट द एक्टिव पार्ट ऑफ DNA, और जो एक्टिव पार्ट था DNA का वाज फाउंड टू बी काइनेटिन।
ठीक है, जो एक्टिव पार्ट डीएनए का था जिसके कारण वो प्रोसेस प्रमोट हो रही थी, दैट्स द नोन एज काइनेटिन। इन 1955, ठीक है, तो इन्होंने उसको सबसे पहले जो इन्होंने आइडेंटिफाई किया काइनेटिन के नाम पे, कि इन्होंने मिलर जी ने। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सीओ मिलर जो थे, इन्होंने जो टर्म नाम दिया वो काइनेटिन नाम दिया। ओके, उसके बाद इन 1955 इट वाज आइडेंटिफाइड एज 6 फुरफुरिल एमाइनो प्यूरिन, ठीक है, फुरफुरिल एमाइनो प्यूरिन, प्यूरिन DS लैथम, ठीक है। तो ये इन 1955 इज आइडेंटिफाइड एज, ठीक है, इस केमिकल नेचर के द्वारा आगे जैसा ये रिकॉर्ड किया गया। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इनकी जो ब्रीफ स्टडी है उसका भी वीडियो मेरे पास है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या मैं उसका ब्रीफ वीडियो लेकर के आऊँ या फिर इतने में आपका काम चल जाएगा। दोस्तों आगे की मैं बात करूँ, DS लैथम जी आए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। DS लैथम एंड कार्लोस ओ मिलर आइसोलेट एंड आइडेंटिफाइड साइटोकाइनिन फ्रॉम एंडोस्पर्म ऑफ कॉर्न, ठीक है। तो अगेन क्या हुआ कि जो DS लैथम थे और कार्लोस और मिलर थे, इन्होंने आइसोलेट किया, आइडेंटिफाई या साइटोकाइनिन को आइसोलेट भी किया और आइडेंटिफाई भी किया साइटोकाइनिन को। कहाँ से किया? एंडोस्पर्म ऑफ कॉर्न के, मतलब जो हमारा कॉर्न होता है, जीमेज होता है, उसके एंडोस्पर्म से जो है इन्होंने सबसे पहले क्या किया, साइटोकाइनिन को आइसोलेट किया और उसे आइडेंटिफाइड किया, और जो सबसे ज़्यादा एक्टिव और नेचुरल फॉर्म बताया उसको जैटिन बताया। तो इस तरीके से जो था हमारा साइटोकाइनिन जैटिन के फॉर्म में जो है रिकॉर्ड किया गया, और इस टर्म को सबसे पहले लेकर के आया लैथम। तो क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैटिन किस हार्मोन्स को कहते हैं, किस साइंटिस्ट ने जैटिन का नाम दिया, किस साइंटिस्ट ने काइनेटिन के बारे में बताया, और किस साइंटिस्ट ने कोकोनट में किया। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस डिस्कवरी पे बनने के चांसेस हो सकते हैं, मतलब टर्म्स हैं, क्वेश्चन एक ही बनेगा डिस्कवरी पे। अब इनमें से कोई भी क्वेश्चन डिस्कवरी का अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो वो मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन तो आपसे पूछने वाले नहीं है, क्वेश्चन तो आपसे घुमा करके ही पूछेंगे। तो इसके लिए आप अच्छी तरह से प्रिपेयर रहिए। आज से दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए साइटोकाइनिन का। जल्द ही 1-2 दिन के अंदर सारे वीडियोज़ जो है साइटोकाइनिन के क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू। इन 1940 जे वॉन आइसोलेशन की बात कर रहे हैं। इन 1940 जे वॉन ओवर बीक रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ साइटोकाइनिन। सबसे पहले 1940 में जे वॉन ओवर बीक ने रिपोर्ट किया था, और इन्होंने इसको आइसोलेट किया था इन कोकोनट मिल्क से, ठीक है। इन 1954 सीओ मिलर फाउंड दैट इज DNA फ्रॉम स्पर्मेटोजोइड सेल डिवीजन पिथ सेल्स। अगेन ये चीज़ें मिलर ने की थी, लेकिन जो इनका मेन आइसोलेशन का पॉइंट था दोस्तों, वो शुरू होता है यहाँ पे, एक्टिव पार्ट ऑफ DNA फाउंड इन बिकाइडिन। उसका 1955 इट वाज आइडेंटिफाइड एज 6-फुरफुल एमिनो प्यूरिन। DS लैथम एंड कार्लोस ओ मिलर आइसोलेट एंड आइडेंटिफाई साइटोकाइनिन फ्रॉम द एंडोस्पर्म ऑफ कॉर्न, ठीक है। तो इसको सबसे पहले जो आइसोलेट किया गया वो हमारे लैथम और मिलर जी ने किया था, और वो किया था साइटोकाइनिन को किया था दोस्तों एंडोस्पर्म ऑफ कॉर्न के एंडोस्पर्म से, जिसको इन्होंने जैटिन नाम दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिल सकता है एग्जामिनेशन के अंदर, तो आप इसको तैयार करके रखिएगा। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो इसकी लाइन बाय लाइन में इसको पढ़ते चलते हैं और देखते चलते हैं कि किस तरीके से ये हमारे ऑक्सीजन से अलग है इनका ट्रांसपोर्ट, या सेम टू सेम है। व्हेन साइटोकाइनिन आर अप्लाइड ऑन लीव्स, ठीक है, अगर साइटोकाइनिन जो है वो लीव्स पे अपना फंक्शन करने वाला है, ओनली लोकलाइज्ड इफेक्ट आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। लाइकवाइज मतलब कि जिस एरिया में भी मतलब वो इफेक्ट करने वाला है, लोअर इफेक्ट, ठीक है, केवल उसी एरिया में उसका इफेक्ट जो है वो दिखाई देगा। साइटोकाइनिन प्रोड्यूस इन फ्रूट एंड सीड शो नो अपेरेंट मूवमेंट, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूँ साइटोकाइनिन प्रोड्यूस्ड इन फ्रूट एंड सीड शो नो अपेरेंट मूवमेंट, जबकि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट तो होते हैं, लेकिन कोई भी तरीके का मूवमेंट जो होता है वो जनरली देखने को नहीं मिलता। सच ऑब्जर्वेशन इम्प्लाई दैट द हार्मोन्स इज इमोबाइल इन प्लांट, ठीक है। इस ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं दिस इज अ इमोबाइल, ये प्लांट में जो होते हैं वो इमोबाइल इन प्लांट होते हैं, मतलब कि स्थिर होते हैं। अगेन ऑन द अदर हैंड द प्रेजेंस ऑफ साइटोकाइनिन इन द जाइलम सैप, अगर जो है हमारा जो साइटोकाइनिन है वो जाइलम सैप में प्रेजेंट है, प्रूव्स दैट द हार्मोन सिंथेसाइज इन रूट। इसका मतलब है जो हार्मोन्स है वो सिंथेसाइज्ड हुआ है रूट, मूव्स अपवर्ड टू पोलर फ्यूजन इन द शूट, ठीक है, एंड देन दिस इज मूव ऑन द शूट।
चूँकि हार्मोन्स के केसेस में आपको सीधी सी पता है कि वो जिस पार्ट में बनते हैं, जहाँ पे ही बनते हैं, वहाँ पे वो अपना इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, बशर्ते वो क्या करते हैं कि दूसरे जगह पे अपना इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं कि इस रूट्स मूव्स अपवर्ड इन पोलर फैशन ऑफ शूट, उसके आगे क्या करते हैं, पोलर फैशन ऑफ शूट में जो होता है इनका मूवमेंट दिखाई देता है। एंड देयर बाय रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, और जनरली जिससे कि हमारे जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो हमें दिखाई दी। तो स्टेम के जो इलोंगेशंस वगैरह होते हैं या उनका जो डेवलपमेंट होता है उसमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट ड्यूरिंग एक्टिव ग्रोथ पीरियड, ठीक है, इट इज़ पॉसिबल दैट ड्यूरिंग एक्टिव ग्रोथ पीरियड साइटोकाइनिन आर सिंथेसाइज्ड इन बोथ रूट एंड शूट मेरिस्टेम्स। दोस्तों साइटोकाइनिन जो होता है वो जनरली हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स में इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसलिए चाहे वो रूट की सेल हो चाहे वो शूट की सेल हो, इन दोनों जगहों पे साइटोकाइनिन आपको अच्छी मात्रा में बनते हुए दिखाई देंगे। इट इज ऑल्सो एविडेंट दैट द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैन बी एविंग इन केस ऑफ रूट ओनली। जो सबसे लॉन्ग डिस्टेंस इनका होता है ट्रांसपोर्ट वो तब होता है जब रूट का केस होता है, तब मतलब कि अगर वो रूट में बन रहे हैं, शूट तक उनको ट्रांसपोर्ट करना है, तो इस कंडीशंस में ये ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। वेयर एज द साइटोकाइनिन प्रोड्यूस इन शूट मेरिस्टेम इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टिश्यू लाइंग क्लोज टू द साइट ऑफ प्रोडक्शन। अगर वो सूट में है तो भाई वो ईजिली तरीके से कहाँ पे जा सकता है, हमारे लीफ में जा सकता है, हमारे फ्रूट्स वगैरह में भी जा सकता है, बट अगर वो रूट में है तो उसको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ जाता है। साइटोकाइन प्रोड्यूस इन सूट मेरिस्टेम डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू लाइंग क्लोज टू साइट ऑफ प्रोडक्शंस। आगे बात करते हैं दोस्तों इसमें और भी तरीके की चीज़ें, जैसे कि साइटोकाइनिन आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रूट टू शूट इन द जाइलम एज जैटिन राइबोसाइड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि जो हमारा रूट के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है टू द शूट इन जाइलम, ठीक है, इन द जाइलम के थ्रू जो वो ट्रांसपोर्ट होता है दैट्स जोन इज जैटिन राइबोसाइड। दोस्तों जो राइबोसाइड है इसके अंदर हमारा शुगर भी मौजूद होगा, और भी जो भी हमारे और भी चीज़ें हैं न्यूक्लियोटाइड के वो मौजूद होंगे, लेकिन इसमें जो हमारा फॉस्फोरस है जनरली वो यहाँ पे सॉरी न्यूक्लियोटाइड निकल गया, जो यहाँ पे फॉस्फोरस है, ठीक है, वो जब मौजूद होगा तो हम इसको बोलेंगे राइबोटाइड वर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो हो कि है क्या है हमारा राइबोसाइड है, यहाँ पे फॉस्फोरस मौजूद नहीं रहती है, तो इसीलिए हम इसको राइबोसाइड का नाम देते हैं। अब दोस्तों राइबोसाइड जैटिन राइबोसाइड आपको एक नया वर्ड लग रहा है, तो ज़रूरत पड़ने पे मैं जैसे इसकी बायोसिंथेसिस पढ़ाऊँगा आपको मैं वहाँ पे राइबोसाइड और राइबोटाइड दोनों के क्यों इनको कहा जाता है, क्योंकि ये पार्ट किस तरीके के होते हैं, कहाँ से जैटिन किस तरीके के पार्ट में पाए जाते हैं, जैसे टीआरएनए वगैरह ये सब चीज़ें, तो कि थोड़ा सा मॉलिक्यूलर है इसलिए इस वीडियो सेगमेंट में मैं उसको शामिल नहीं करना चाहता, वरना वीडियो आपको बोरिंग लगने लगता है। जैसे ही मैं बायोसिंथेसिस शुरू करूँगा तो उसके पहले मैं अवॉइड कर दूँगा किस तरीके के स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को देख सकते हैं। आफ्टर रीचिंग द लीव्स सम अमाउंट ऑफ दिस जैटिन राइबोसाइड्स इज आइदर कन्वर्टेड इन द फ्री बेस, ठीक है। क्या होता है कि आफ्टर रीचिंग द लीफ, जैसे ही जो हमारा ये होता है क्या कहते हैं साइटोकाइनिन होता है, ये जैसे ही लीफ में पहुंचता है कुछ अमाउंट में जो जैटिन राइबोसाइड्स हैं कन्वर्ट हो जाते हैं फ्री बेसिस में, मतलब इनके जो बेस हैं वो फ्री बेसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच पॉजेज हार्मोनल एक्टिविटी ऑफ साइटोकाइनिन ग्लूकोसाइड्स, जो कि कई तरीके के हार्मोनल एक्टिविटी में प्रमोट करते हैं, जैसे कि साइटोकाइनिन ग्लूकोसाइड। दीज ग्लूकोसाइड्स are often devoid of hormonal activity possibly because these are compartmentalized within cell and that are available for physiological functions, ठीक है, क्योंकि जब तक वो जो है ग्लूकोसाइड्स में कन्वर्ट नहीं होंगे तब तक वो किसी भी तरीके के फिजियोलॉजिकल या हार्मोनल एक्टिविटी को कॉज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राइबोटाइड के अगर वो फॉर्म में रहेंगे, सॉरी राइबोसाइड के जब वो फॉर्म में रहेंगे तो वो कोई भी हार्मोनल एक्टिविटी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही वो कन्वर्ट हो जाते हैं फ्री बेसिस में वो बन जाते हैं साइटोकाइनिन ग्लूकोसाइड। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि हमारा जो जैटिन राइबोसाइड्स होता है वो कन्वर्ट होता है साइटोकाइनिन ग्लूकोसाइड्स में, जो कि क्या करता है हार्मोनल एक्टिविटीज़ या कंपार्टमेंटलाइज्ड, मतलब कि सेल बाय सेल, ठीक है, मूव करना या ये सब चीज़ें या फिर बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ को या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को जो है ये प्रमोट करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे हमारे हार्मोन्स को लेकर के, ट्रांसपोर्ट को लेकर के। जब आप इनकी बायोसिंथेसिस पढ़ोगे तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम और क्लियरफाई होगा, लेकिन 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे कि जैटिन राइबोसाइड्स है, ठीक है, उसके बाद साइटोकाइनिन ग्लूकोसाइड्स देन कन्वर्टेड टू देन प्रोसेस मोर, उसके बाद क्या करते हैं ये बहुत ज़्यादा प्रोसीजर जैसे कि फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि फिर जब तक ये डिवाइड नहीं करेंगे, जब तक फ्री बेस में नहीं होंगे तब तक
तक हार्मोनल एक्टिविटी को ये कॉज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक लाइन लिखा गया विच पॉजेज हार्मोनल एक्टिविटी और साइटोकाइनिन ग्लूकोसाइड, ठीक है। तो यही चीज़ कह रहे हैं कि हार्मोनल जब ये फ्री बेसिस में क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। आज से दोस्तों आपको ट्रांसपोर्ट का ये वीडियो काफ़ी पसंद आया हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इसको फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इसको ढेर सारा शेयर करिए। लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, कमेंट्स भी करिएगा कि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, वो भी कमेंट करिएगा। अभी तक जो मेरी रिकमेंडेशन है वीडियो को लेकर के, वो नीट के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस समय वो केवल अपने जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो मेरे अनअकैडमी के हों, चाहे वो किसी और एजुकेटर्स के हों, उनकी भलाई के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि देखो मेरे पास ना मेरा जो डेटा है वो आपके लिए एक पूरा कंप्लीट पैकेज लेकर के आता है। तो अगर कोई बच्चे नए हैं, अगर उनको लगता है कि उनकी जेनेटिक्स कमज़ोर है, प्लांट फिजियोलॉजी कमज़ोर है, फोटोसिंथेसिस कमज़ोर है, तो वो मेरे वीडियो को ज़रूर देखें और मुझसे ज़रूर सलाह मांगें। आप मैसेज करें कि सर कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनका जवाब जो है आपको दे पाऊँ और ज़रूर से ज़रूर मैं उनका जवाब ज़रूर दूँगा आपको। और आप पूछिए उसमें से कि कौन सा टॉपिक मेरे वीडियो का आप पढ़ना चाहते हो जिससे कि आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो मैं आपको कुछ वीडियोज़ जो है वो सजेस्ट कर सकता हूँ। देखिए आपकी भलाई होनी चाहिए, आप अच्छी तरीके से पढ़िए, वीडियो को लाइक करिए, मुझे फॉलो करिए और खूब ढेर सारे सवाल पूछिए। थैंक यू।